गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो आपने एरर टेस्ट स्टार्ट किया है, तो ये एरर टेस्ट क्या होता है, ये कैसे होता है, और सपोज़ किसी को एरर टेस्ट करवाना हो तो उसको टोटल कितने विजिट्स आपके यहाँ देने होंगे एरा विथ आईवीएफ करवाना हो, तो इसके बारे में डिटेल बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से। आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और स्पेशल इंटरेस्ट इन आईवीएफ इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। मेरी वाइफ डॉक्टर मिसेज रिंकू बैनर्जी एक बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, बेटी बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट है ईशानी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, और हम रेगुलर आईवीएफ करते हैं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपने सवाल किया एरा टेस्ट का, देखिए एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी ऐसे या फिर असेसमेंट ये तभी कारगर है जहाँ पर रेगुलर आईवीएफ हो रहा हो और जहाँ पर लैब बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छा ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वहाँ पर दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जो प्रेगनेंसी होनी है आईवीएफ में, नेचुरल भी आप मान लीजिए, उसके लिए तीन चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक होता है सीड की क्वालिटी, सीड मतलब बीज, बीज मतलब अंडे और स्पर्म का क्वालिटी। दूसरा होता है कि जिस जमीन में हम उसको बोने जा रहे हैं वो जमीन है एंडोमेट्रियम। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि किसानी कौन कर रहा है, कल्टीवेशन कौन कर रहा है, एम्ब्रियोलॉजी लैब कौन कर रहा है, बीज निकालने वाला बंदा कौन है। तो जब लैब और क्लिनिक बहुत अच्छी हो और यदि ज़मीन अच्छी हो और यदि बीज अच्छे हो तो फसल निकलने के चांस बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। ये बड़ा कॉमन सेंस है। जब भी कोई पेशेंट, जब भी कोई कपल आईवीएफ कराने आता है हमारे पास में, जहाँ पर हमारा ब्लास्टोसिस कन्वर्शन रेट नियर अबाउट 85-95% है और हम रेगुलर ब्लास्टोसिस ट्रांसफर ही करते हैं, तो हमारी लैब की कंडीशन ये पक्की हो जाती है कि व्हाट वी आर वर्किंग, हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बहुत तगड़ा है, तभी हम रेगुलर ब्लास्टोसिस बना पा रहे हैं। तो लैब और क्लिनिक का तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। अब प्रेगनेंसी होने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है कि जो ब्लास्टोसिस्ट बना वो जेनेटिकली अच्छा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं अभी, या तो मैं अभी पीजीटी-ए एन्यूप्लॉइडी टेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि पीजीटी-ए में अभी भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है। उसमें मोजाइसिज्म भी हो सकता है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर उसका जो रिपोर्ट है वो 100% ये नहीं है कि एबनॉर्मल हो तो उससे प्रेगनेंसी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इनर सेल मास का हम टेस्ट नहीं कर पाते। दूसरा होता है एम्ब्रियो को देखने का एक एनआईपीजीटी, नॉन इन्वेजिव पीजीटी-ए, वो मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। जब भी अभी जो जेनेटिक लैब है उसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है और चालू हो जाएगा। वो एक बेटर बगैर टच किए रिजल्ट देता है सब। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो ज़मीन है, ज़मीन का टेस्ट क्या हम कर सकते हैं कि वो अच्छी है जिस दिन हम वो भ्रूण बिठा रहे हैं। तो जो ज़मीन का टेस्ट है उसको टेस्ट करने के लिए कि किस दिन हम भ्रूण बिठाएंगे और वो बैठने के चांसेस बढ़ेंगे। हम अभी क्या करते हैं, 5वें दिन डाल देते हैं ये सोच के कि उस दिन विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन या फिर इम्प्लांटेशन की खिड़की खुलेगी। क्योंकि जो खिड़की है, अब मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। ये यदि हमने HCG या LH दिया तो जो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है ये यदि 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन चौथे या 5वें दिन खुलती है, फिर बंद हो जाती है। मतलब इस समय यदि हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया अधिकतर, बट जब हम आईवीएफ करते हैं तो हम यहाँ पर ईस्ट्रोजन जो स्टिमुलेशन देते हैं उससे ये वाला प्लांटेशन का जगह थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करते हैं, बिकॉज हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन बनाया जब हम अंडे बनाने की दवाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि ये ऐसी शिफ्ट हो जाए या हो सकता है ये ऐसी शिफ्ट हो जाए, पर अधिकतर ऐसी रहती है। पर हमने यदि ये इधर शिफ्ट हो गया और इधर ट्रांसफ़र किया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, इवन दो हमने बहुत अच्छा ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र किया। यदि ये इधर शिफ्ट हो चुका और हम लेट कर रहे हैं तो भी प्लांटेशन नहीं होगा। तो क्या हम इस प्लांटेशन को, जगह को निर्धारित कर सकते हैं कि किस दिन प्लांट होना बेस्ट रहेगा? तो ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन का एक टेस्ट होता है।
उस जमीन के टेस्ट को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, मतलब किस दिन ग्रहण करेगी ऐसे। अब आपका जो क्वेश्चन है कि हम यदि किसी को ये ऑफर करें तो उसको प्रेगनेंसी रेट में इम्प्रूवमेंट होगा, तो ये करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये करने के लिए हमको एक, यदि ये टाइमलाइन खींचे हम, तो एक साइकिल में हमको उसको डे 2 में बुलाना पड़ता है। फिर हम उस पेशेंट को ईस्ट्रोजन देते हैं, ईस्ट्रोजन दे के उसकी ज़मीन को तैयार करते हैं। तैयार करके जब वो 6.5 to 7 मिलीमीटर हो जाती है, उस दिन हम उसका एक प्रोजेस्टेरॉन जरूर कराना पड़ता है P4। ये लेस देन 1 नैनोग्राम होना चाहिए। ये एटलीस्ट 10-12 दिन चलता है। इसके बाद ये एक विजिट यहाँ होती है। फिर इसके बाद हम यहाँ से इसको प्रोजेस्टेरॉन देना चालू करते हैं। नॉर्मली हम वेजाइनल प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, हम चाहें तो उसको इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं। तो 400 mg BD हमने दिया, 1 2 3 4 5। 120 घंटे बाद हमने उसका एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी किया। इस दिन इसको आना पड़ेगा, इसमें एनेस्थीसिया लग सकता है, लगेगा। इसको हम सैंपल को आइजीनोमिक्स में भेजेंगे। ये कैसे भेजेंगे वो हमारा लुकआउट है। इसके बाद पेशेंट ये प्रोजेस्टेरॉन लेके और 12 दिन लेके और ईस्ट्रोजन के साथ में, ईस्ट्रोजन चलता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी चलेगा करके, यहाँ पर जब ये बंद करेंगे तो एक पीरियड आएगा। इस साइकिल में हम उसके पास स्टिमुलेशन नहीं हुआ तो हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, हम केवल उसका किस दिन बेस्ट एंडोमेट्रियम होगा वो जान रहे हैं। इसके बारे में मैं आता हूँ। इसके बाद ये हमको एक रिपोर्ट मिलेगी। इसके बाद इसका डे 2 फिर बुलाऊंगा, यदि उसी महीने नेक्स्ट मंथ आए या अगले महीने भी आ सकती है। इस डे 2 को हम फिर से कुछ हार्मोन का जांच करके इसका हम स्टिमुलेशन करेंगे, यहाँ ओवम पिकअप होगा। तो ये जब हम करेंगे तो इसको डे 7 में एक बार आना पड़ेगा, ओवम पिकअप के दिन आना पड़ेगा। इस ओवम पिकअप के बाद में हम उसको छुट्टी दे देते हैं, हम इसमें ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हम इसका ब्लास्टोसिस्ट बना के 5वें दिन फ्रीज कर लेंगे। पेशेंट यहाँ से जा सकती है, छुट्टी हो सकती है। जब हम ये फ्रीज कर लेंगे तो मेरे पास में यदि 3-4 ब्लास्टोसिस्ट यदि मिल गए तो हम इनको फ्रीज कर लिए। इसके बाद इसका पीरियड आ जाएगा। सपोज उसके बाद वाले महीने में या 1 या 2 महीने में आना चाहती है तो फिर वो मेरा जो नेक्स्ट उसके बाद पीरियड आएगा उसके डे 2 मेरे पास आएगी। तो जो हमने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यहाँ यूज़ किया था ठीक वैसा ही हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक वैसा ही हम प्रोजेस्टेरॉन देंगे। और जो रिपोर्ट हमको एंडोमेट्रियल बायोप्सी की मिली थी, ये रिपोर्ट रिसेप्टिव हो सकती है और नॉन रिसेप्टिव भी हो सकती है। रिसेप्टिव अधिकतर जिनका पीरियड रेगुलर होता है उनमें मिलती है। अब ये रिसेप्टिव 120 आवर्स प्लस माइनस 3 आवर्स या 120 आवर्स माइनस 12 आवर्स या 120 आवर्स प्लस 12 आवर्स, ऐसे 3 रिपोर्ट मिल सकती है, एक ऑप्टिमम, एक प्री रिसेप्टिव और पोस्ट रिसेप्टिव। मतलब हम यहाँ पर जो हमको रिपोर्ट देंगे, हम 5 दिन 120 घंटे से -12 आवर्स या +12 आवर्स या 120 घंटे में ±3 आवर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। इनको हम थॉ करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर इसके बाद वैसा ही प्रोजेस्टेरॉन जो हमने यहाँ दिया था वही दे के हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे उसको। उसके बाद इसके 14 दिन बाद में ये प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकती है। यदि इसके बारे में और आप कुछ पूछना चाहें तो ये पेशेंट पूछ सकती है, क्या पूछ सकती है? ये जो आपने एरा का सैंपल लिया उसके जस्ट बाद में स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है कि एक साइकिल का ब्रेक देना होगा? मैं चाहता हूँ कि एक साइकिल का ब्रेक दे दें, क्योंकि एक नेचुरल साइकिल आ जाए, क्योंकि ये वाला जो साइकिल रहेगा इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हमने जो दवाई दी उससे उसका नेचुरल साइकिल को हम थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो नेचुरल साइकिल में आए और डे 2 में है जैसा हम IVF करते हैं। एंड ये जो 3 साइकिल यूज़ हुए इसमें केवल 2 बार एनेस्थीसिया लगेगा? यस, एक बार एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते समय लगेगा जिस दिन हम एरा के लिए सैंपल निकाल रहे हैं, और एक दिन जब हम उसका ओवम पिकअप करेंगे। यस, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर जिनका ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है 1-2 बार में, या वैसे पेशेंट ले सकते हैं कि हम पहले एरा करा लें, हमको विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन पता हो, ताकि हमारा यदि ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो उसमें बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो एक रिजल्ट बेस्ट मिलने का एम्ब्रियो बायोप्सी कि आप एन्यूप्लॉइडी देख लें, जो अभी तक बहुत फुल प्रूफ नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ वेरी लार्ज चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ।
या फिर हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे कर लें, जो मैं कर रहा हूँ। तो आप एक फैक्टर को और क्लिनिक के फैक्टर को, दोनों को बेस्ट करके जब आप ट्रांसफ़र करेंगे और यूज़ करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी रेट में इम्प्रूवमेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।